सारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें, यही हमारी आशा है। तो देखिए यहाँ पर आज हमारे पास अध्याय है 4, जिसमें का टॉपिक है द्विघात समीकरण। अब अध्याय 4 का द्विघात समीकरण वाला जो टॉपिक है उसका प्रश्नावली 4.1 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आज सॉल्व कराएंगे। तो देखिए पहला ही हमारे पास नाम क्या है इसका, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो इसकी मूल धारणा जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंदर होगा क्या। तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण ये तो वैसे तो हम आपको बता चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में 3 में। तो यहां पर होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण होता है। अब इसमें a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्या होते हैं। और इसमें होगा क्या कि a नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हमारे पास a 0 हो जाए, कोई अगर बात करता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपने समीकरण दे दिया, बता दिया आपने, लेकिन इसमें a b c वास्तविक संख्या, ये भी बात बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम a बराबर 0 रख देते हैं तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, x² 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अब ये हमारे पास, इसी को हम मानक रूप कहते हैं, इसे ही द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। द्विघात समीकरण का क्या बोलते हैं, इसको हम मानक रूप बोलते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो देखिए बेटा, अब इसके अंदर जो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c है, अब इसी द्विघात समीकरण से इसकी जो थ्योरी दे रखी है, क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी सॉल्व होंगे। अब होंगे कैसे, अब देखिए यहां पर, अब हमारे पास विभक्तर क्या होता है, विभक्तर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये इसका विभक्तर का फॉर्मूला है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है, बहुत पहले में पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले, 4 में पूछ ले। अब इसके बाद में होगा क्या आगे। अब देखिए ये हमारे पास अगर d, अब यहां पर कंडीशन आती है कि b² माइनस 4ac, जब ये बड़ा होगा किससे, 0 से। भाई अब d का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो 0 से ये बड़ा हो गया d। अब देखिए यहां पर जब ये कंडीशन है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तब दो असमान मूल लिखो इसमें बेटा, क्योंकि यहां असमान की बात आएगी। दो असमान मूल, असमान मूल को हम कहते हैं भिन्न, अलग अलग, भिन्न का संबंध है अलग अलग। दो असमान मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, ये पूछ लिया जाता है, बहुत पहले में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। दूसरी कंडीशन आती है, ये कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन है b² माइनस 4ac स्मॉल हो किससे, 0 से। अगर ये 0 से छोटा आ रहा है तो दो मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक का संबंध है बेटा, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं। अगर ये हमारे पास छोटा आता है
तो ये माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक वाले में आएंगे, यानी इनकी वैल्यू नहीं होगी, क्लियर नहीं हो पाएंगे। अब दूसरी बात आती है, ये हो गया हमारे पास। अब तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें देंगे तो ये देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर आते हैं तब दो मूल, तब दो वास्तविक मूल समान होंगे, समान होंगे। ये इसकी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम इसी से क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि d का मान जो है हमारे पास किस किस लेवल में होगा और मूलों की स्थिति क्या होगी, यानी ये से कहते हैं कि मूलों की प्रकृति। अब इसमें जो तीनों चीजें दे रखी हैं, देखो इसमें मूलों की प्रकृति क्या है कि वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे अथवा काल्पनिक होंगे। तीसरे वाले में क्या है, इसमें दो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ये है मूलों की प्रकृति, ठीक। अब यहां से तो हमें मूल क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है बेटा, वो भी इसमें प्रयोग होगा। क्यों, मूल निकालने के लिए जब हमारे पास द्विघाती जो समीकरण होता है, इसके फैक्टर अगर हम नहीं काट पाते हैं तो वहां पर हम लगा लेते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। अब ये क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है बेटा मूल निकालने के लिए। अगर आप फैक्टर करके निकाल रहे हो अच्छी बात है, अगर आपसे फैक्टर नहीं बन रहे तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। अब भाई ए बी सी का मान कहां से आ गए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और चर पद हमारे पास सी होता है। तो ये थी बेटा इसकी मूल धारणा जो इस चैप्टर से संबंधित है। इसके आधार पर यहाँ क्वेश्चन करेंगे, बनेंगे हमारे पास क्वेश्चन, तो इसके आधार पर ही हमें यहाँ बताना है। अब इन्हें हटा देते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, जब तक आप चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आएंगे कहां से, फॉर्मूले तो भाई चैप्टर से होंगे, ये याद भी करने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए बेटा, अब चलते हैं हम प्रश्नावली के ऊपर, बात करते हैं। प्रश्नावली दे रखी 4.1। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी जो एक कंडीशन दे रखी है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण अभी हमने आपको दिखाया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि सबसे उच्च घात कितनी है, उसमें 2 होनी चाहिए। जब तक 2 घात नहीं बनेगी तब तक हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए पहला वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोष्टक में एक्स माइनस 3। अब देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास क्या है कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको खोलना है, यानी ए स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही पढ़ा है आपने, तो ये फॉर्मूला इसमें प्रयोग होगा। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल 2 का इधर गुणा कर देंगे 2x माइनस 6। अब देखिए इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब देखिए 2x को इधर लेके आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ये प्लस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस 1 और इसको इधर लेके आ जाएंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x से 2x कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कंडीशन क्या बनी, उच्च घात कितनी है, इसमें हमारे पास 2 है, यानी जो इसमें क्या है, x एक चर है और चर की उच्च घात क्या है हमारे पास 2, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अतः यह
द्विघात समीकरण है। ये कंडीशन बन गई बेटा हमारे पास द्विघात समीकरण की। अब दूसरा वाले में क्या कहता है, इसमें कहता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू कोष्टक में 3 माइनस एक्स। ये माइनस का 2 है बेटा यहाँ। अब देखिए इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू, अब -2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2x। अब इस 2x को बराबर से इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस 6, माइनस के 6 है वो प्लस के हो गए, इज इक्वल टू क्या बच गया 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो कंडीशन है इसमें भी उच्च घात हमारे पास क्या बच रही है 2 बच रही है, तो ये भी क्या होगा, अतः द्विघात समीकरण है। ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 1, दूसरा दे रखा है हमारे पास आगे x माइनस 1 और x प्लस 3। अब देखिए बेटा इसमें आप या तो फॉर्मूला खोल दो, यानी x प्लस a, एक कोष्टक और दूसरे कोष्टक x प्लस b वाला, नहीं है तो इसका गुणा कर लो। तो देखो x के साथ में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x का वर्ग के साथ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब -2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस माइनस मिलकर -2 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इसी प्रकार से इधर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस के 3। अब सभी को एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो गया। अब देखिए यहां पर क्या बचा हमारे पास, माइनस का x बचेगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2x है माइनस का और x है प्लस का, तो माइनस का x बच गया। अब इधर क्या बच गया हमारे पास, चलो एक साथ ही ले लो इन्हें, प्लस का x माइनस का 2x। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का x, माइनस का 2 और ये प्लस के इधर आ जाएंगे 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया सीधा सीधा। अब x और x प्लस के, ये भी कद हमारे पास प्लस का, ये भी x हमारे पास प्लस का, तो ये हो गया बेटा 2x माइनस का 2x और माइनस का 3x और प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या बचा हमारे पास, 2x से 2x कट गया, क्या बच गया 3x माइनस का प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपको दिख रहा है कि इस पर सबसे उच्च घात कितनी है, 1 है भाई, इस पर कोई घात नहीं है तो क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। तो यहां लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें 2 घात है ही नहीं है। जब 2 घात नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसे हटा लेते हैं बेटा थोड़ा। अब देखिए इसके बाद में 3 हो गए, दूसरा हो गया, पहला हो गया। अब इसमें आता है चौथा। इसमें क्या दे रखा है, अब देखिए चौथे में क्या है बेटा हमारे पास, x माइनस 3, दूसरे में दे रखा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5, ये हो गया। अब इसको भी खोलना है, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका x का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 6x और माइनस के 3, क्यों माइनस 3 का वर्ग के साथ गुणा हो गया। अब x का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस के 5x। अब बराबर सब पहले से सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर
अब देखिए माइनस का 6x है और प्लस का x है, इसमें बचेगा माइनस का 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब बराबर से सभी को एक तरफ लेंगे तो 2x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। अब ये प्लस का 5x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और बचेगा क्या इधर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा तो ये बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो कंडीशन बन के आई हमारे पास, इसमें भी उच्च घात कितनी है 2, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये भी हमारे पास क्या है द्विघात समीकरण हो गया। अब इसके बाद में आता है पांचवा। अब पांचवे में क्या कहता है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 दूसरे कोष्टक में है x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, फिर दे रखा है हमारे को x माइनस 1। अब ये कंडीशन है बेटा, इसमें बस सॉल्व ही करना है हमें और कुछ नहीं करना, केवल इसका गुणा करने हैं। तो देखिए 2 का हम 2x का x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 6x। अब माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस इन प्लस के 3 हो जाएंगे। ऐसे ही इधर गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और माइनस का 5। ऐसे थोड़ा सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 6x है और माइनस का x है, माइनस के हो जाएंगे 7x प्लस 3 इज इक्वल टू इधर भी x स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का 4x माइनस का 5। अब इसको इधर लेके आएंगे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x, 4x को इधर लेके आएंगे माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कम हो जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास 7 और 4 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे 11x, यहाँ कितना बचेगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये भी उच्च घात कितनी है हमारे पास 2 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। यानी ये भी हमने क्लियर कर लिया कि ये द्विघात समीकरण। अब देखते हैं हम छठवें को। छठवां पॉइंट जो है हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, पांचवा हो गया, चौथा हो गया, अब छठवां है। छठवें में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी क्या दे रखा है, अभी हमने प्लस वाला बताया था, अब उसमें क्या होता है प्लस वाले में 2a भी किसका होता है प्लस का होता है और माइनस वाले में 2a भी माइनस का होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा x इंटू बी की जगह आ जाएगा 2। तो ये कितना बना बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ के हो गया प्लस का 4 और ये हो गया 2 दूनी 4 माइनस के 4x। अब सभी को एक तरफ लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्लियर हो गया। काटने के लिए बेटा हम यहाँ पर भी काट सकते थे, अगर सेम चिन्ह है और बराबर से दोनों वैल्यू बराबर में चल रही है तो हम काट जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या बचेगा 3x प्लस 1 और 4x प्लस के, ये हो गया हमारे पास। अब माइनस के 4 है और इसे भी लिख देंगे इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करेंगे 4 और 3 7x और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें उच्च घात 2 नहीं है हमारे पास, जब 2 नहीं है सिर्फ और सिर्फ 3 हो 4 हो 5 हो इससे हमें कोई संबंध नहीं, सबसे ज्यादा उच्च बड़ी घात जो है 2 आनी चाहिए चर पद पर, तभी द्विघात समीकरण बोला जाता है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास। अब इसके बाद में आता है हमारे पास 7वां और 8वां रह गए, 2 रह गए बेटा अभी।
फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास है सातवां, तो यहां लेते हैं सातवें को हम। अब सातवें में क्या कहता है, एक्स प्लस टू का होल क्यूब, यहां पर है बेटा हमारे पास होल क्यूब इज इक्वल टू 2x पुस्तक में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहां पर होता क्या बेटा, यहां पर दे रखा है हमारे को एक्स प्लस वो ए प्लस बी का होल क्यूब, आपको पता होगा। देखिए अब हम आप लिख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या दूसरा फॉर्मूला इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अब इसको जब हम खोलेंगे तो बेटा यही वाला बन के आएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अब ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही प्लस आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता, यहाँ पर माइनस होता। बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए इसी के बेस से हम इसको खोल देंगे, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आपको याददाश्त के लिए बता दिया है। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू, अब ए स्क्वायर है हमारे पास तो एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी क्या है हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा एक्स इंटू बी की जगह आ जाएगा 2 यानी स्क्वायर। ये हो गया इज इक्वल टू, अब 2x का हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और 2x का -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 2 3 6 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। अब ये कितना बनेगा बेटा, प्लस 2x गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर और 4 दूनी 8 हो जाएंगे प्लस का 8x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब सभी को हमें क्या करना है, एक तरफ लेके आना है। एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस 2x क्यूब प्लस का हो जाएगा बेटा ये 2x इज इक्वल टू 0। क्यों, बराबर से अगर दूसरी साइड में लेकर के आ रहा है तो क्या हमने बताया, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब हमारे पास किसका 2 जो एक्स क्यूब है माइनस का, यहाँ एक्स क्यूब प्लस का है तो बेटा ये बचेगा हमारे पास माइनस का एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ केवल हमारे पास यहीं पर है एक्स स्क्वायर। अब इसमें कितना 6x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब x की बात करते हैं तो 8x और 2x ये जुड़ जाएंगे, प्लस के हैं तो 10x हो जाएंगे। अब प्लस के 8 है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि सबसे उच्च घात कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो भाई 2 के बराबर तो नहीं है, जब 3 है तो ये त्रिघाती समीकरण हो जाएगा। त्रिघाती समीकरण हो जाएगा तो हमारा जो पूछा क्या गया, द्विघाती समीकरण। तो यहां लिख देंगे अतः यह द्विघाती समीकरण नहीं है, ये द्विघाती समीकरण हमारा नहीं बनेगा। ये था कौन सा, 7वां। अब आते हैं हम 8वें की बात करते हैं बेटा। 8वें में कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ये बन गया हमारे पास। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, यहां पर हमने क्या खोला था, अभी जो यहां पर खोला है x प्लस 2 का होल क्यूब खोला था। अब यहां पर क्या खोलना है हमको, x माइनस 2 का होल क्यूब खोलना है। तो खोल देंगे इसे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखिए हमने क्या बताया था, माइनस वाले में माइनस होगा, लेकिन यहाँ कोष्टक वाले में जो हमेशा ये माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर खोल देते हैं। ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का और ये हो गया हमारे पास प्लस का। अब यहां पर अगर हम लगाएंगे तो ये होगा माइनस और ये होगा माइनस और ये होगा माइनस। अब यहां से आप देखिए
कि ये माइनस का है, अंदर माइनस है 3a जो हमारे पास है 3ab, और a का गुणा करेंगे 3a स्क्वायर b, ये तो माइनस का होगा। अब ये माइनस माइनस ये वाला प्लस का बनेगा क्योंकि यहाँ कोष्टक लगा हुआ है। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, अब हम माइनस लगाएंगे यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट हमने अभी यहाँ खोला है, तो ये डायरेक्ट क्या बनेगा हमारे पास 2 का क्यूब, चलो 2 का क्यूब लिख लो, माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2, अब लगाएंगे प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 8, अब यहाँ पर 2 3 अच्छा माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3x इंटू 4। अब देखिए हम काटने के लिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, प्लस का है, इधर भी एक्स क्यूब प्लस का बराबर से दोनों पक्ष में है, तो हम कैसे काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं काट रहे हैं। तो देखिए ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, अब 4 या 12 यानी 12 हो जाएंगे ये 12x। अब बराबर से एक तरफ लेके आएंगे तो एक्स क्यूब, अब ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमारे पास बचा क्या, माइनस का 8 है, इधर आगे प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर है, ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 12x है तो ये माइनस के 12x हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब देखिए इससे ये हमारे पास कट गया। अब देखिए यहाँ पर 6x स्क्वायर का आएगा प्लस का, यहाँ पर का आएगा ये माइनस का, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का बचेगा। अब x माइनस का है और माइनस के 12 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 13x हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, प्लस का 1 बचा और प्लस का 8 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए उच्च घात इसमें कितनी आ रही है, हमारे को गुणांक से तो हमें कोई संबंध नहीं होता, हमें तो केवल पावर से संबंध होता है। जब पावर हमारे पास 2 है तो इसे लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। हमने क्या लिखा, द्विघात समीकरण है। इसमें हर साल बेटा इसमें इस कंडीशन में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये 2 नंबर में नहीं आते ना 4 नंबर में आते हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू जो आएंगे उसी में आएगा 1-1 नंबर का, ये पूछेगा जरूर। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है, किसी भी साल का बोर्ड का एग्जाम हो। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें कुछ स्थिति दे रखी है, तो केवल यहाँ द्विघात समीकरण बनवाएगा बेटा, इसमें सॉल्व नहीं करवाएगा स्थितियों को। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसने क्या कहा कि जो स्थिति है उनको किसके रूप में निरूपित करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 घात के रूप में निरूपित करना है, समीकरण बना देना है। अब देखो यहाँ क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर है, वो सॉरी मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, दिया है, क्या दे रखा है बेटा, आयताकार भूखंड दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ये हमको दे रखा है। अब देखिए माना क्षेत्र की, अब चौड़ाई बेस क्या माना इसने बेटा, सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई की बात की है। अब इसमें बेस क्या, किसके आधार पर लंबाई निकाल रहा है, चौड़ाई के आधार पर। तो सबसे पहले हम मानेंगे किसको, चौड़ाई को मानेंगे। देखो माना क्षेत्र की
चौड़ाई x मीटर है, तो अब लंबाई की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, कितनी है, दुगने से एक अधिक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1 मीटर। हो गई कि नहीं हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत, आयताकार भूखंड दे रखा है, पूरा ही लिख देते हैं हम, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528, 528। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू 528। अब लंबाई कितनी है हमारे पास बेटा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है x इज इक्वल टू 528। अब x का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। अब 528 को बराबर से दल ले आएंगे, 528 इज इक्वल टू 0। तो यही तो हमारे पास आंसर था इसका। पूछा क्या गया है कि समीकरणों के रूप में निरूपित करवा रहा है, द्विघात समीकरणों के रूप में। तो देखिए बेटा यहाँ उच्च घात कितनी आ गई हमारे पास 2। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला पार्ट जो है उसको देखते हैं। अब देखिए इसमें कहता है, ये हो गया, अब है ये वाला, इसमें कह रहा है दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। भाई इसमें क्या कहा गया है कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, क्रमांगत की बात की गई है, तो देखो दिया है दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। अब पूछा क्या गया है, पूछा वही गया है कि पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए माना दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है, ये हमने मान लिया। यहां लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार का संबंध क्या होता है, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। अब देखिए दोनों का गुणनफल कितना है, 306, तो x गुणा x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अब इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे वन में तो ये हो जाएगा प्लस का x। अब 306 इधर बराबर में है, इनको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर निकल के आ गया, यानी द्विघात समीकरण हमने बना दिया। अब है हमारे पास तीसरा वाला पार्ट, ये था दूसरा, अब यहाँ था हमारे पास तीसरा वाला पार्ट। अब तीसरे में क्या कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, दिया है रोहन की मां उससे कितनी बड़ी है बेटा, 26 वर्ष बड़ी है। और आगे क्या कहता है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो देखिए तथा 3 वर्ष तथा 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360, 360 हो जाएगा। ये है हमारे पास। तो अब पूछा क्या गया है, हमें रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, तो इसके लिए द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए माना रोहन की, देखिए बेटा यहां पर एक चीज
आपको ध्यान रखनी है। हमने कल भी बताया, कल जिससे पहले वाला जो वीडियो था 3 चैप्टर का जो हमने 3.3 कराई थी, तो उसमें हमने क्या बताया था आपको, कोई भी अगर उम्र की बात आती है तो हमेशा वर्तमान आय को ही मान के चलना है। ये 3 वर्ष की पहले की बात करे या बाद की बात करे या 10 वर्ष की बात की या पहले की बात करे, कितने की भी करे, उससे हमें कोई संबंध नहीं होता है। हमें संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे होता है कि जो वर्तमान आय का हम रेशियो लेंगे, वर्तमान आय को आधार मानेंगे। माना रोहन की वर्तमान आय x वर्ष है, ये हमने मान लिया। तो या तब मां की वर्तमान आय, अब देखिए यहां पर इसने क्या कहा था कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब हमने रोहन की उम्र कितनी मान ली बेटा, x मान ले। अब मां की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी है ना, 26 वर्ष बड़ी है, 26 इसमें जुड़ जाएगा। अब इसने क्या कहा कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आय का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब यहां लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब पश्चात की बात की है, आज हम 10 वर्ष के हैं, जब आज हम 10 वर्ष के हैं तो 3 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, 13 वर्ष के हो जाएंगे, 3 जोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से यहां पर जब 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है तो देखिए रोहन की आय कितनी होगी हमारे पास, x प्लस 3 हो जाएगी। और माँ की बात करें तो कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 26 तो है, 3 और जोड़ना है इसमें, तो x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू कितना योग हो रहा है, 360 हो रहा है, गुणनफल सॉरी। अब देखिए ये कितना हो गया, x प्लस 3, अब ये कितना हो गया, x प्लस 29 बन जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 360। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में करेंगे तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास x स्क्वायर। अब x का 29 में कर लेंगे 29 में तो ये हो जाएगा 29x। अब 3 का करेंगे तो प्लस 3x प्लस, और 29 3 का कितना होगा बेटा हमारे पास 87 हो जाएगा ये, यानी 29 3 87 इज इक्वल टू 360। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर, अब 29 और 3 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32x। अब प्लस के हैं हमारे पास 87, माइनस के हो जाएंगे 360, क्योंकि इसको हम इधर लेके आ जाएंगे बराबर से दूसरे पक्ष में, तो ये हो गया 0। अब इसका क्या ले जाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए 87 इसमें से कम कर देंगे तो यहाँ से 2.5 लेंगे, 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास, ये माइनस का ही बचेगा 3। अब यहाँ क्या बचेगा 5 में तो 8 कम होंगे, यहाँ से 2.5 लेंगे 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 7, और यहाँ बच गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ये था हमारे पास रोहन वाला। अब इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है बेटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार पूछा गया है पेपर में ये। अब देखिए इसमें कहता है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। इसमें कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखना है, दिया है दूरी, यानी कुल दूरी है हमारे पास, कुल दूरी इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक, अब क्या कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तथा चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेती है।
ये तो आपको ही पता है कि अगर हम तेज चलेंगे तो समय हमें कम लगेगा, जब हम धीमे चलेंगे भाई यहाँ का आगाज नहीं कि कम होती है, तो भाई अब वो स्लो हो गई ना, धीमी हो गई, धीमी हो गई तो समय ज्यादा लग जाएगा, तो 3 घंटे समय ज्यादा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा खेला करना क्या है हमें, वही करना, दूरी दे रखी है, चाल हमारे पास कम हो रही है लेकिन हमारे पास चाल है नहीं। अब रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए तो हमें दोगुना समय बनाना पड़ेगा ना। तो देखिए खेल खेलते हैं इसके साथ में, कैसा खेलेंगे, माना माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया, हमने आधार मान लिया इसका, क्योंकि भाई चाल तो हमारे पास है नहीं, तो हमें ये चर के रूप में हमने चाल को मान लिया। कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 480 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा उससे, भाई हमारे पास क्या है, ये चाल है। तो अब आपको एक फॉर्मूला बता दें बेटा, यहां पर यहां ध्यान रखिए, अब इसका समय दे रखा हो, दूरी दे रखी, देखो यहां लिख दो, सबसे पहले ऊपर लिखो दूरी, यहां 2 पार्ट बनाओ, यहां पर लिखो चाल और यहां पर लिखो समय। ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज में 3 ही संख्या है हमारे पास। तो देखिए यहां से अगर दूरी की बात करते हैं, सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं, तो इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, चाल गुणा समय। फॉर्मूला याद करने का बड़ा ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, ये इसी ऐसी ट्रिक है, आप अगर अपने आप बनाना सीख जाओगे तो समझ लो कि मैथ से खेलना सीख जाओगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब अगर हम चाल निकालते हैं तो यहाँ पर है चाल, लेकिन दूरी ऊपर है, समय नीचे है, तो यहां से हम अगर करेंगे चाल की बात, चाल क्या होगी, दूरी बट्टे समय, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब समय की बात करते हैं, अगर हम समय निकालते हैं तो दूरी के नीचे क्या आ रहा है, चाल आ रही है, समय क्या है हमारे पास, दूरी बट्टे चाल, ये बेटा हमारे पास दूरी और समय के बीच में संबंध हो गया, यानी फॉर्मूले बन गए। अब देखिए यहां पर हमारे पास हमें क्या निकालना है, समय, यानी माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 480 किलोमीटर चलने में लगा समय इक्वल, अब हमने फॉर्मूला क्या बनाया था समय का, दूरी बट्टे चाल, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, दूरी बट्टे चाल। अब दूरी कितनी है हमारे पास, 480, ये तो हमको दे रखी है, चाल क्या है हमारे पास x, अब ये समय किस में आएगा, घंटे में। अब इसने क्या कहा कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो यहां लिखेंगे चाल, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब नई चाल कितनी हो जाएगी बेटा, कम हो रही, अनुमानी कितनी थी, x मानी थी, अब इसमें से 8 कम हो गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या होगा, 480 किलोमीटर चलने में लगा समय, तो 480 किलोमीटर चलने में लगा समय, भाई दूरी बट्टे चाल फॉर्मूला यही रहेगा हमारे पास। अब दूरी कितनी है, 480, और चाल कितनी है हमारे पास, x माइनस 8 घंटे। ये हमने आपको यहां से यहां तक कंडीशन बना के दे दी। अब देखिए यहां पर क्या होगा आगे, अब इसने कहा प्रश्नानुसार, अब दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी पहले वाले समय का और बाद वाले समय का डिफरेंस कितना है बेटा, हमारे पास 3 है। अब ज्यादा कौन सा होगा इसमें, जो ज्यादा होगा, क्योंकि जहां चाल कम है वो समय ज्यादा होगा, जो समय ज्यादा होगा ज्यादा वाले में से अगर हम कम वाले को हटा देंगे तो बराबर में क्या बचा है हमारे पास, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, उसे रख देंगे। अब देखिए यहां ले जाएंगे बेटा प्रश्नानुसार, अब समय कौन सा ज्यादा, ये है हमारे पास, यानी 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस, अब इसमें से कौन सा वाला समय घटाएंगे, पहले वाला, 480
बट्टे x इज इक्वल टू, अब इन दोनों का अंतर कितना था हमारे पास 3 घंटे। अब देखिए कुछ नहीं है, इसका एलसीएम ले लो, तो देखिए x और x माइनस 8। अब देखिए जब एलसीएम हमने यहां से ले रहे हैं तो वही, अब एलसीएम ये हो गया। अब पहली वाली भिन्न, इससे हम लोग कोई संबंध नहीं है, दूसरी वाली संख्या से कोई संबंध नहीं, पहली वाली संख्या संबंध है। अब यहाँ पर हमारे पास हर में क्या है, x माइनस 8 है ना, तो इसका हम जब इसमें भाग देंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास x बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब x का ऊपर गुणा कर देंगे 480x माइनस। अब देखिए यहाँ पर अब पहली वाली छोड़ देंगे, दूसरी वाली को देखेंगे, माइनस का चिन्ह था, माइनस का लगा दिए। चिन्ह हमेशा ध्यान रखना है, प्लस का है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब देखिए यहाँ पर x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x माइनस 8। तो 480 कोष्टक में लिख दो x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब इसका क्या कर लेंगे हम बेटा, गुणा कर लेंगे 480x, अब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का 480 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर है, माइनस ही कोष्टक, हम जब कोष्टक को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो 8 का इसमें गुणा कर दो, 8 का 0 और 8 8 64, 64 की कितनी बचेगी, 4 हासिल की बची 6 और 8 से 32 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास 38 हो जाएंगे। अब नीचे भी इसका गुणा कर लो, x स्क्वायर माइनस के 8x इज इक्वल टू 3। तो देखिए 480x से 480x कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक इसमें माइनस का है। तो थोड़ा इधर अब हम सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ ऊपर बच गया 3840, 3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 3, इसके नीचे मान लिया a। अब देखिए इसका हमें इसमें गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840। अब 3000 हमारे 3 से देखते हैं, 3 करते हैं, 3 दूनी 3 अट्ठे 24 कट रहा है, तो देखिए इसको करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840 बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 0। तो ये हो गया बेटा हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू में क्या बच गया 1280। अब देखिए 1280 को बराबर से इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। यही बेटा हमारे पास इसका जो चाल निकालने के लिए द्विघात समीकरण बनेगा वो ये बनेगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन थे बेटा, प्रश्नावली 4.1 के, पहला क्वेश्चन के में दे रखे थे 8, दूसरे में दे रखे हैं हमारे पास 4। तो हमने कंप्लीट ये 1 शॉट में क्लियर कर ली एक्सरसाइज। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे।